स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विजन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए आसियान के नेतृत्व वाली समुद्री पहल। बी, यह एक भारतीय पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति को बढ़ावा देना है। सी, दक्षिण एशिया में जलवायु लचीले तटीय बुनियादी ढांचे के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थित कार्यक्रम। डी, हिंद महासागर की द्वीपीय देशों के बीच एक समुद्री सुरक्षा गठबंधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महासागर विजन, जो कि क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति का संक्षिप्त रूप है, भारत द्वारा हाल ही में शुरू की गई एक समुद्री पहल है। छोटे राष्ट्रों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना और समुद्री क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना महासागर विजन के प्रमुख उद्देश्य हैं। महासागर का एक उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। रेपो दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं। 2, रेपो लेन देन में बैंक केंद्रीय बैंक को प्रतिभूतियां बेचते हैं और बाद में उन्हें उच्च मूल्य पर पुनर्खरीद करने के लिए सहमत होते हैं। 3, रेपो दर में वृद्धि से आमतौर पर उपभोक्ताओं को ऋण सस्ता मिलता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं, अतः कथन 1 सही है। इससे बैंकों को अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है। रेपो लेन देन में वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को सरकारी प्रतिभूतियां बेचते हैं। इस समझौते के साथ के बाद में उन्हें पूर्व निर्धारित उच्च मूल्य पर पुनर्खरीद किया जाएगा, इसलिए इसे पुनर्खरीद समझौता कहा जाता है, अतः कथन 2 सही है। रेपो दर में वृद्धि से बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे उपभोक्ताओं एवं व्यवसायों के लिए ऋण सस्ता नहीं बल्कि महंगा हो जाता है। अतः उच्च रेपो दरों से आमतौर पर अर्थव्यवस्था में उधार तथा खर्च में कमी आती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसकी स्थापना 1961 में खाद्य एवं कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा की गई थी। 2, यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का भी सदस्य है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व खाद्य कार्यक्रम या WFP, इसकी स्थापना वर्ष 1961 में खाद्य और कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, जिसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है, अतः कथन 1 सही नहीं है। WFP आपातकालीन सहायता के साथ साथ पुनर्वास और विकास सहायता पर भी ध्यान केंद्रित करता है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का भी सदस्य है, जो सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संगठनों का गठबंधन है, अतः कथन 2 सही है। WFP 120 से अधिक देशों और प्रदेशों में संघर्ष से विस्थापित और आपदाओं से निराश्रित लोगों तक जीवन रक्षक भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राज्य कार्यकारिणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, राज्य कार्यकारिणी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी शामिल होते हैं। 2, राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन वह नाममात्र या संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है। 3, भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य कार्यपालिका की संरचना, शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के संविधान के अनुसार राज्य कार्यकारिणी में राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, हालांकि केंद्र में राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल राज्य का नाममात्र या संवैधानिक प्रमुख होता है, अतः कथन 2 सही है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 राज्य कार्यपालिका की संरचना, शक्तियों और कार्यों से संबंधित है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल को अपने सभी या किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए किसी भी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी को अपनाने का अधिकार देता है। 2, राष्ट्रपति किसी भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे सकते हैं।
यदि उस राज्य का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि भाषा को मान्यता दी जाए। 3. संविधान में प्रावधान है कि राज्यों के बीच तथा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए संघ की राजभाषा का प्रयोग किया जाएगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडल को अपने सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किसी भी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी को अपनाने का अधिकार देता है, अतः कथन 1 सही है। अनुच्छेद 347 राष्ट्रपति को किसी भाषा को किसी दिए गए राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने की शक्ति देता है, बशर्ते कि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि उस राज्य का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि भाषा को मान्यता दी जाए। ऐसी मान्यता राज्य के किसी हिस्से या पूरे राज्य के लिए हो सकती है, अतः कथन 2 सही है। संविधान के अनुच्छेद 346 में यह प्रावधान है कि संघ में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए अधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए आधिकारिक भाषा होगी, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहे थार रेगिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह भारतीय उपमहाद्वीप पर रेत की पहाड़ियों का एक शुष्क क्षेत्र है। 2. इसकी सीमा पश्चिम में सिंधु नदी के मैदान, उत्तर और उत्तर पूर्व में पंजाब के मैदान, दक्षिण पूर्व में अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में कच्छ के रण से लगती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एक नए अध्ययन के अनुसार भारत में थार रेगिस्तान में पिछले 2 दशकों में महत्वपूर्ण मानसूनी वर्षा और कृषि विस्तार के कारण हरियाली में 38% की वार्षिक वृद्धि हुई है। अब जानते हैं थार रेगिस्तान के बारे में। यह भारतीय उपमहाद्वीप पर रेत की पहाड़ियों का एक शुष्क क्षेत्र है, अतः कथन 1 सही है। यह उत्तर पश्चिमी भारत, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान, सिंध और पंजाब प्रांत में 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस रेगिस्तान में उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु पाई जाती है, जिसमें लगातार उच्च दबाव और अवतलन की स्थिति बनी रहती है। रेगिस्तान की मृदा में रेगिस्तानी, लाल रेगिस्तानी, सिरोजेन, लाल और पीली, लवणीय लिथोसोल और रेगोसोल शामिल हैं। इसकी सीमा पश्चिम में सिंधु नदी के मैदान, उत्तर और उत्तर पूर्व में पंजाब के मैदान, दक्षिण पूर्व में अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में कच्छ के रण से लगती है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन विद्वानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. आर्यदेव एक हीनयान बौद्ध भिक्षु और नागार्जुन के शिष्य थे। 2. श्री रंगनाथ मुनि एक वैष्णव धर्मशास्त्री थे, जिन्होंने नालिरा दिव्य प्रबंधम का संग्रह और संकलन किया था। 3. संघभूति सर्वासिवाद विनय पर एक टीका के लेखक हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आर्यदेव महायान बौद्ध भिक्षु, नागार्जुन के शिष्य और मध्यमिका दार्शनिक थे, अतः कथन 1 सही नहीं है। श्री रंगनाथ मुनि, जिन्हें श्रीमन नाथ मुनि के नाम से जाना जाता है, एक वैष्णव धर्मशास्त्री थे, जिन्होंने भगवान विष्णु को समर्पित 4000 तमिल छंदों का संग्रह नालिरा दिव्य प्रबंधम को एकत्रित और संकलित किया था, अतः कथन 2 सही है। संघभूति सर्वास्तिवाद विनय पर एक टीका के लेखक हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर पुरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। 2. यह कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें विशिष्ट घुमावदार मीनारे और जटिल नक्काशी शामिल है। 3. इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जगन्नाथ मंदिर पुरी। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग राजवंश के शासनकाल के दौरान अनंत वर्मन चोडगंग द्वारा किया गया था, अतः कथन 1 सही है। यह कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें विशिष्ट घुमावदार मीनारे, जटिल नक्काशी और अलंकृत मूर्तियां शामिल हैं, अतः कथन 2 सही है। इसे व्हाइट पैगोडा के रूप में भी जाना जाता है। यह 4 धाम तीर्थयात्रा के 4 तीर्थ स्थलों में से एक है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, देवगिरी पहाड़ी किले का नाम बदलकर दौलताबाद किससे रखा? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. फिरोज शाह तुगलक, डी. शेरशाह सूरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. मोहम्मद बिन तुगलक।
चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इसे मूलतः देवगिरी या देवताओं की पहाड़ी कहा जाता था, लेकिन 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी यहाँ स्थानांतरित करते समय इनका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। यह यादमू, तुगलकों, बहमनी, निजाम शाही, मुगलों और हैदराबाद के निजामों से पहले मराठों सहित कई राजवंशों की राजधानी रहा, अतः विकल्प 20 सही है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष चित्तौड़गढ़ किले को यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया था? ए 2008, बी 2013, सी 2010, डी 2015। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2013। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है और यह भारत के सबसे विशाल किलों में से एक है। इस किले का निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में स्थानीय मौर्य वंश के शासक चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। यह किला वर्ष 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। यह उन 7 पहाड़ी किलों में से एक है जिन्हें राजस्थान के पहाड़ी किले के रूप में सामूहिक धरोहर का दर्जा मिला था, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऑपरेशन जिब्राल्टर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए 1947 से 48 का भारत पाकिस्तान युद्ध, बी 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, सी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध या डी 1961 का भारत पाकिस्तान युद्ध। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।